लेकिन वही एंट्री और एग्जिट का ही सारा गेम है। तो साल से ज्यादा रुक रहे हैं तो 12.5% ही आपको टैक्स क्योंकि आप बोल ही रहे हैं कि की 5 साल से applicability ऊपर होगी। हो तभी आप आओ, तो 2 साल के बाद तो वैसे वो सिमिलर टू अदर टैक्सेशन के एंगल से सिमिलर टू अदर इक्विटी फंड्स हो जाएंगे। तो इकोनॉमी में जैसे 4 तरह के साइकिल होते हैं। एक होता है रिकवरी। जी। रिकवरी के बाद इकोनॉमी जाएगी ग्रोथ फेज में, Very ग्रोथ true. के बाद आता है रिसेशन, रिसेशन के बाद आता है स्लम। एक तो फंडामेंटल रीजन ये है कि वो बिजनेस साइकिल फंड है, वो डायरेक्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। Correct. वेयर एज थीमेटिक एडवांटेज फंड ऑफ फंड जो है वो डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करता Very. है। नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है एमएम टॉक्स में। आज जिस शख्स से मुलाकात कराने वाले हैं वो शख्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, जान पहचान आपको दिखे होंगे कई बार अलग अलग टीवीज पे, शोज पे। ये हैं आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के सीनियर प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट श्री नीरज कुमार जी। नीरज कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है Thank you हमारे so इस शो में। नीरज कुमार जी, आपका जो डिजिग्नेशन है सीनियर प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट, हम जरा समझना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में तो अब तक सुना है कि फंड मैनेजर्स होते हैं, सेल्स टीम होती है, और फिर सेल्स टीम और इन्वेस्टर्स के बीच में अलग अलग नोमेनक्लेचर्स के एडवाइजर्स, जैसे हमारे जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, इस तरह की होती है। ये प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट क्या भला है? देखिए, अगर मैं इसको आम भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो जो प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट है उसका रोल है कि एक ब्रिज का काम करे इन्वेस्टमेंट टीम और अदर साइड ऑन द टेबल जो लोग हैं, जैसे हमारे इंटरनल कस्टमर्स जो कि हमारे एम्प्लॉय हुए, या हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैटर्निटी हुआ, या हमारे इन्वेस्टर्स हुए। तो इन्वेस्टमेंट टीम क्या कम्युनिकेट करना चाहती है उसको सही तरीके से आसान भाषा में किस तरह हम इन लोगों तक पहुंचाएं, ये हमारे रोल का एक पार्ट है। दूसरा क्या है कि हम लोग काफ़ी सेकेंडरी लेवल रिसर्च भी करते हैं। तो ये ब्रिज जो है वो दोनों साइड को कनेक्ट करती है। तो ऐसा नहीं है कि केवल इन्वेस्टमेंट टीम से जो कम्युनिकेशन आना है वो केवल इधर आ जाए। इसके साथ साथ मेरे को ग्राउंड में क्या चल रहा है, क्या लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, लोगों की डिमांड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है ग्राउंड पर, ये इंफॉर्मेशन भी मुझे इन्वेस्टमेंट टीम तक डिसेमिनेट करनी पड़ती है। और चूंकि ये एक नॉलेज इंडस्ट्री है, हर इंडिविजुअल का अपना सोचने का तरीका, डिलीवरी करने का तरीका अलग हो सकता है। तो एक चीज मेरे को इंश्योर करना है कि अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन आईसीआईसीआई के अंदर हर एम्प्लॉय एक लाइन पर बात करे, वो इंश्योर करना भी मेरा काम है। यानी मैं जहां तक समझ पाया इस चीज में कि आप एक्चुअली रियल ब्रिज हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो आपके हेड ऑफिस में होती है किसी भी प्रोडक्ट की, उस प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट, और हर रोज चीजें डायनामिज्म बहुत अधिक है, हर रोज चीजें बदल रही है जी। तो बदलते हुए चीजों को, इंफॉर्मेशन को सही समय पे सही तरह से सारे लोगों तक स्प्रेड करना, एंड सेम टाइम जो धरातल पे जो इंफॉर्मेशन आप इकट्ठा कर रहे हैं, जो जरूरतें आपको समझ में आ रही है, उसको फिर अपने हेड ऑफिस तक पहुंचाना, ये आपका रोल है। Am I right? जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर रोल है ये आपका। आपसे मैं स्पेशली एक चीज जानना चाह रहा था आपसे कि पिछले सालों में जो एमफी का डेटा भी हम लोगों ने देखा है कि थीमेटिक फंड पर से बहुत ज्यादा इनफ्लो बढ़ गया है, जबकि हम समझते हैं कि रिस्क कैटेगरीज के हिसाब से हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी में ये फॉल करता है। वेरी वेरी एग्रेसिव फंड्स माने जाते हैं मोस्ट ऑफ द थीमेटिक फंड्स। फिर भी इस तरफ थीमेटिक की तरफ लोगों का रुझान क्यों बढ़ा है? और ऐसे मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए आप ये भी बताएं कि थीमेटिक फंड होता क्या है। देखिए, थीमेटिक फंड को मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं। एक तो सबसे बेस में एक सेक्टर्स होते हैं, और सेक्टर पर बेस्ड सेक्टोरल फंड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। मैं एग्जांपल के तौर पर बोलूं तो एक आईटी फंड होगा जो केवल टेक्नोलॉजी के शेयर्स में लगाएगा, उसका नाम टेक्नोलॉजी फंड भी हो सकता है। एफएमसीजी फंड्स हो सकते हैं। तो ये सेक्टर्स हुए। थीम क्या हुआ, वो एलाइड सेक्टर्स को एक साथ लेकर चलता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक थीम है जी। अब आप देखिए कि आपके आसपास, आपके शहर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो क्या बनेगा? रोड्स बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, पावर जनरेशन हो रहा है। तो आप देखो एलाइड सेक्टर्स इसमें क्या क्या आ गई?
तो आप देखोगे सीमेंट की कंपनीज आ गई, राइट, मेटल की कंपनीज आ गई, वेरी ट्रू, आपको एनर्जी सेक्टर की कंपनीज आ गई। आज के दिन में बिना टेलीकम्युनिकेशन के कोई काम नहीं हो चलना नहीं है, सकता, तो वो very एक पार्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो आप देखो कि ये बहुत सारे एलाइड सेक्टोरल जो थीम्स, जो सेक्टर्स हैं, वो आपको थीम के अंदर आ जाती है। राइट, यानी कि बहुत ग्रुप ऑफ सेक्टर्स आप कह सकते हैं, नॉट इंटायर मार्केट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा थीम, मगर ग्रुप ऑफ सेक्टर्स को मिला के एक थीम बनता है, एलाइड सेक्टर्स, एलाइड सेक्टर्स, मिलता जुलता जो सेक्टर्स है। जी, मैं अब अपने फंड हाउस के तरफ से अगर आपको एक उदाहरण देना जी चाहूँ, जी, तो जैसे हमारा एक फंड है फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड। करेक्ट करेक्ट, कई बार हम लोग उसको सेक्टोरल फंड समझ लेते हैं, बट वो हाँ, एक थीमेटिक फंड हुआ, बिकॉज very उसके correct. अंदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी आ गई, हॉस्पिटल्स भी आ जाएंगे, एंड प्लस डायग्नोस्टिक सेंटर्स की भी कंपनीज लिस्टेड हैं, वो भी आ जाएंगी। करेक्ट या करेक्ट, या हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है, तो उसके अंदर बैंकिंग कंपनीज हैं, बट उसके अंदर एनबीएफसीज भी आ जाएंगी, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के भी स्टॉक्स आ जाएंगे, Correct, लाइफ इंश्योरेंस की कंपनीज भी आ जाएंगी। तो वो एक थीम हुआ। वेरी करेक्ट। आप लोग का एक फंड है जिसका नाम है थीमेटिक एडवांटेज फंड, ये किस तरह से अलग है बाकी थीमेटिक फंड से? देखिए, थीमेटिक एडवांटेज फंड में हमारा इंडेवर क्या है, क्योंकि टाइम टू टाइम मार्केट में अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होती रहती हैं, और वो इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज को इनकैश करने के लिए हम लोगों ने एक फंड के बारे में कंसीव किया अपने माइंड में, एंड देन हम लोगों ने उस प्रोडक्ट को बिल्टअप किया। तो वो है थीमेटिक एडवांटेज फंड। वो क्या करता है कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं अगर एक एग्जांपल लूं, तो कौन से सेक्टर या कौन से थीम का पॉजिटिव आउटलुक हो सकता है, राइट, और उस में जो अपॉर्चुनिटीज एराइज आगे हो सकती हैं, अगर उनको इनकैश करना है, तो वो फंड हमारे थीमेटिक एडवांटेज फंड ऑफ फंड के अंदर होगा। ये हम लोग करते हैं। और दूसरा क्या है कि एंट्री, देखिए एंट्री तो बहुत आसान होती है। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। सब लोग जानते हैं अभिमन्यु का पैराडॉक्स ये था कि उसे चक्रव्यूह में घुसना आता था बट निकलना नहीं आता। लेकिन एक आम निवेशक के एंगल से देखें तो उनका भी यही होता है कि वो एंट्री तो बहुत आराम से ले लेते हैं सेक्टर एंड थीम्स के अंदर, और उनका बेसिस होता है पास्ट परफॉर्मेंस। हाँ, जनरली बिल्कुल आपने सही कहा कि अधिकतर समय गलत समय में एंट्री लेते हैं कि जब वो सेक्टर परफॉर्म कर चुका होता है। मतलब या तो मिड साइकिल एंट्री लेते हैं या लेट साइकिल एंट्री लेते हैं। ट्रू, वेरी ट्रू। अगर उनको अर्ली साइकिल एंट्री मिले तो उनके एक्सपीरियंसेस और भी अच्छे हो सकते हैं। और दूसरा क्या है कि एंट्री तो ले लिया, बट उनको कब एग्जिट करना है वो पता नहीं चल पाता। कई बार होता है कि हमने एक सेक्टर और एक थीम में अपना पोजीशन बिल्टअप किया, और वहां से अगले कुछ समय में उसका डाउन साइड शुरू हुआ, डाउन, तो वहां पर हम एग्जिट नहीं कर पाते। राइट। और दूसरी इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज जो हैं उसके अंदर फिर एंट्री ले लें, यहां से एग्जिट कर कर, ये बहुत आसान नहीं हो पाता है। तो यहां पर क्या है कि थीमेटिक एडवांटेज फंड आपके इस कंसर्न को एड्रेस करता है। क्या होता है कि इसके अंदर जो फंड मैनेजर्स हैं जी, वो चूंकि काफी रिसर्च करते हैं, वो इस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, वो हमसे बेहतर मार्केट को समझते हैं। हमसे मतलब कि एक आम निवेशक के को रिप्रेजेंट कर रहा हूं अगर मैं, तो वो हमसे बेहतर मार्केट को समझते हैं। वो हमसे बेहतर निर्णय ले सकते हैं कि आगे कौन से सेक्टर्स या थीम का टाइम अच्छा आ सकता है, अभी जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं इसमें कौन से थीम्स चलेंगे, कौन से सेक्टर्स चलेंगे, कौन से मेजर थीम्स हो सकते हैं, कौन से माइनर थीम्स हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। वो बेहतर निर्णय ले पाते हैं, और एग्जिट भी काफी हम लोगों से बेहतर तरीके से वो कर लेते हैं। वेरी करेक्ट। तो ये थीमेटिक एडवांटेज फंड का एक फायदा है। और हम लोगों की कोशिश यही है कि जो लोग टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा करते हैं, उनके इस टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट्स को किस तरह से स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया जाए। अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं थोड़ा अपनी बातों को आसान भाषा में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। प्लीज। हाँ। देखिए, अभी आप सर, मतलब आप जो है इतने निवेशकों को देखते हैं, उनका पोर्टफोलियो आप देखते हैं, परखते हैं, समझते हैं। तो आप जैसे फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स ने जिनकी 2 डिकेड से ज्यादा की हिस्ट्री हो गई है, जी, उनके पास देखिएगा तो कई जनरेशन के इन्वेस्टर्स हैं। वेरी ट्रू। किसी ने .com बबल देखा है, किसी ने शेयर मार्केट स्कैम देखा है, किसी ने 2008 का ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस देखा है। करेक्ट। और अभी बहुत से लोग हैं जिन्होंने कोविड भी देखा,
लेकिन बहुत से इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने जो कोविड के बाद मार्केट में एंट्री करे। तो देखिए, हर जनरेशन के इन्वेस्टर्स में ना आपको अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंसेस मिलेंगे। ट्रू। आजकल एक कॉमन ट्रेंड क्या हो गया है कि लोग क्विक मनी बनाने के सोच के साथ भी बहुत आने लगे हैं, और म्यूचुअल फंड उसके लिए प्रोडक्ट है नहीं। म्यूचुअल फंड आपके गोल प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए। करेक्ट। तो यहां पर सेक्टर और थीम के अंदर लोग टेक्टिकल सोच लेकर आते हैं। टेक्टिकल का मतलब अपॉर्चुनिस्टिक व्यू लेकर आते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी को मैं इनकैश कर लूं, लेकिन वही एंट्री और एग्जिट का ही सारा गेम है जो मैं आपसे अभी कुछ समय पहले एक्सप्लेन कर पा रहा था। तो मैं टैक्टिकल कॉल को स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकता हूं, कहाँ कर सकता हूं, वो मैं थीमेटिक एडवांटेज फंड ऑफ फंड के थ्रू कर सकता हूं। राइट। क्योंकि वहां पर जो भी इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी है, तो हमने उस फंड के अंदर खरीदा, हमने टैक्टिकल कॉल लिया, हमने अपॉर्चुनिस्टिक कॉल ली, बट वहां वो सेक्टर से अब मोमेंटम दूसरे सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो वहां से हम चेंज कर लेते हैं पोर्टफोलियो को, और इस तरह से क्या होता है कि हम लंबे समय तक निवेश में बने रह सकते हैं, और वो मेरा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट का हिस्सा हो जाएगा। तो थीमेटिक एडवांटेज फंड करेंट मार्केट सिचुएशन में जो सेक्टर और थीम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो तो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होंगे, बट इस फंड के फुल पोटेंशियल को अगर आपको कैप्चर करना है तो लॉन्ग टर्म व्यू के साथ ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो तो ऑलवेज हम लोग बात करते हैं कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट वैसे ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, मगर इसमें जब भी आप आए, आप जो कहना चाहते हैं मैं समझ पा रहा हूं कि आप टैक्टिकल कॉल तो ले रहे हो एक तरह से, क्योंकि ये भी एक थीम बेस्ड फंड है और ग्रुप ऑफ थीम्स हैं बेसिकली कहें तो, मगर इसमें आप लॉन्ग टर्म लेके आइए, और ऑफ कोर्स आप एक हायर रिस्क के साथ इस फंड में आ रहे हैं, क्योंकि एग्रेसिव फंड्स तो है, वेरी एग्रेसिव कैटेगरी में ये फंड फॉल करता है। आपने जो दो बातें की उससे मुझे एक प्रश्न और आया, तो एक थीम है बिजनेस साइकिल जी, वो भी साइकिल रोटेशन की बात करता है जी, और ये थीमेटिक एडवांटेज यहाँ आप सेक्टर्स या थीम रोटेशन की बात करते हैं, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, बिजनेस साइकिल फंड जो है वो इकोनॉमिक साइकिल पर बेस्ड एक फंड है जी। तो इकोनॉमी में जैसे 4 तरह के साइकिल होते हैं, एक होता है रिकवरी, रिकवरी के बाद इकोनॉमी जाएगी ग्रोथ फेज में, ग्रोथ के बाद आता है रिसेशन, रिसेशन के बाद आता है स्लम। तो एक्चुअली क्या होता है कि इकोनॉमी के हर साइकिल में कुछ ना कोई ना कोई सेक्टर अच्छा कर रहा होता है। शायद स्लम होगा तो एफएमसीजी, फार्मा, मैं एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूँ, शायद अच्छा कर सकते हैं बिकॉज लोग यूज करेंगे ही करेंगे। रिकवरी का मोड होगा तो बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनी, सीमेंट, मेटल, ये कंपनियां अच्छी कर सकती हैं। करेक्ट। तो वो क्या करता है कि इकोनॉमिक साइकिल के ऊपर कॉल लेता है, और जो इकोनॉमी की जो साइकिल होती है वो लंबी चल सकती है। कि इंडिया के अंदर हमने रिकवरी का फेज देखना शुरू किया तो 3 साल हमने रिकवरी का फेज देखा, ट्रू। फिर वो ग्रोथ पर गया तो शायद वहां 2 साल रहा, शायद रिसेशन में आया तो 9 महीने रहा, 1 साल रहा, तो ऐसे लंबे पीरियड हो सकते हैं। तो उसमें जो भी सेक्टर्स का चुनाव हम करेंगे, वहां पर आपको एक व्यू होगा कि 2 साल 3 साल वैसे रह सकता है। तो बट थीमेटिक एडवांटेज फंड ऑफ फंड के अंदर हम करेंट मार्केट सिचुएशन पर बेस्ड कॉल लेंगे कि ये करेंट टाइम में किधर मोमेंटम है, किस सेक्टर का टाइम अच्छा चलेगा, वो उसके ऊपर कॉल लेंगे। अब जैसे मान लीजिए एक मैं उदाहरण के तौर पर यूज कर रहा हूं कि जैसे मान लीजिए इकोनॉमी रिकवरी फेज में है जी, 2 साल चलेगी, शायद बैंकिंग सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन बिजनेस साइकिल फंड में उतने दिनों तक रहेगा। करेक्ट। थीमेटिक एडवांटेज फंड में हो सकता है कि ये 3-4 महीने मेरे को लगता है कि बैंकिंग अच्छा करेगा तो बैंकिंग फंड यहाँ पर होगा, फिर 3-4 महीने नहीं चलेगा तो हम बैंकिंग से एग्जिट भी कर जाएंगे, फिर 3-4 महीने के बाद टाइम आ जाएगा तो देन अगेन हम बैंकिंग में करेक्ट फिर से पोजीशन ले लेंगे। तो हम लोग वहाँ इकोनॉमिक साइकिल को देखते हैं, यहाँ पर हम आप समझें कि मार्केट साइकिल एंड मार्केट के मोमेंट टैक्टिकल को देखते हैं, बट ये कॉल भी इकोनॉमिक कंडीशंस को देखकर, वेरी करेक्ट, और जो अदर फैक्टर्स हैं जो निवेश निर्णय लेने में फंड मैनेजर्स को हेल्प करेंगे, वो सारे फैक्टर्स को डिस्काउंट कर ही ये कॉल लिए जाते हैं। करेक्ट। यानी यदि मैं समझूं तो यहाँ पे आप लोग शॉर्ट टू मीडियम टर्म कॉल लेने के लिए ऑलवेज प्रस्तुत रहते हैं थीमेटिक। इसमें एक एडवांटेज और आप लोग को मिलता है कि आपको कंप्लीट पोर्टफोलियो या स्टॉक्स नई बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो किसी न किसी फंड के माध्यम से, सेक्टर और थीम के माध्यम से बने हुए हैं,
उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन आपका थीमेटिक एडवांटेज में होता है। एम आई राइट? यस सर, एक चीज केवल ऐड करना चाहूंगा, जी। मैं मिस कर गया बताना। एक तो फंडामेंटल रीजन ये है कि वो बिजनेस साइकिल फंड है, वो डायरेक्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। करेक्ट। वेयर एज थीमेटिक एडवांटेज फंड ऑफ फंड जो है वो डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करता वेरी है। ट्रू। और वो म्यूचुअल फंड स्कीम आपके अपने भी हो सकते हैं, या जरूरत पड़े तो आप इंडस्ट्री में अपने आपकी इंटरनल म्यूचुअल फंड के अलावा बाहर से भी ले सकते हैं। यस सर, हमें क्या करना है हम्म। कि हमारे लिए प्रायोरिटी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी। एक इन्वेस्टर है। करेक्ट। तो इन्वेस्टर के लिए जो थीम और आइडियाज बेनिफिशियल होंगे हम Correct. वहां पर कॉल लेंगे। अब वो आइडियाज, वो थीम, वो सेक्टर हो सकता है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के बास्केट में उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अवेलेबल ना हो, तो right. हम दूसरे फंड हाउस का भी ले सकते हैं, और ऐसा हमने पास्ट में किया है। जी जी, हम लोगों ने देखा है, बिल्कुल हमने पास्ट में किया भी है, और आगे भी ऐसे कुछ थीम्स होंगे, वैसे सेक्टर्स होंगे जो हमारे पास नहीं उपलब्ध हैं बट वो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे हैं, तो हम अपने फंड में बाई करेंगे। वो ऑप्शन है इस फंड के अंदर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात कही। एक और चीज में मैं ऐड करूंगा, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि फंड ऑफ फंड है ये, जी। तो मैं चाहूंगा कि आप दो एंगल से इसको और एक्सप्लेन करें कि फंड ऑफ फंड का क्या एंगल है, ये किस तरह से अलग है, और ये टैक्स इफिशिएंसी के एंगल से, इन्वेस्टर्स के हाथ में जब पैसे आते हैं तो टैक्स इफिशिएंसी के एंगल से बाकी इक्विटी फंड से एडवांटेज पोजीशन में है कि डिसएडवांटेज पोजीशन में? देखिए, फंड ऑफ फंड के अंदर एक तो अगर स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें तो इसके पोर्टफोलियो में दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम्स होंगे, राइट। उनकी यूनिट्स फंड मैनेजर परचेज करेगा, जी। तो ये फंड ऑफ फंड कही जाएंगी। अब फंड ऑफ फंड के अंदर अगर इक्विटी 35% एंड जी। एवब है, जी। ठीक है, तो आपको 2 साल के बाद अगर आपने उसको 24 मंथ से ज्यादा होल्ड किया तो 12.5% का टैक्स आएगा। करेक्ट। वेयर एज 2 साल से कम अगर होगा तो आपको आपके इनकम स्लैब में वो ऐड हो जाएगा, मतलब मार्जिनल टैक्स रेट पर उसका कैलकुलेशन किया जाएगा। तो ये है। तो सबसे बड़ी बात सर मैं यहाँ पर ये बताऊं, मैंने टैक्सेशन का एंगल तो बता दिया, लेकिन हम लोग इक्विटी में पैसा क्यों डालते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए, यस, क्योंकि सर इक्विटी का पर्पस है वेल्थ क्रिएशन। ट्रू। और अगर हिंदी में बोलें तो हम लोग अच्छी हिंदी में बात कर रहे हैं तो जी जी, संपत्ति खड़ी करना। करेक्ट। और संपत्ति रातों रात खड़ी नहीं होती, नहीं हो सकती, वक्त लगता है। तो आपके पास वक्त है तभी आप इक्विटी में आए। तो आप किसी इक्विटी ओरिएंटेड फंड ऑफ फंड स्कीम में अगर आप आ रहे हैं, चाहे वो हमारा थीमेटिक एडवांटेज फंड हो, तो आपका 5 ईयर प्लस इंडिकेटिव इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए, तब आप आइए। तो अगर आप 2 साल से ज्यादा रुक रहे हैं तो 12.5% ही आपको टैक्स, क्योंकि आप बोल ही रहे हैं कि 5 साल से ऊपर होगी। हो तभी आप आओ, तो 2 साल के बाद तो वैसे वो सिमिलर टू अदर टैक्सेशन के एंगल से सिमिलर टू अदर इक्विटी फंड्स हो जाएंगे। हाँ, बस इसमें एक चीज है सर, वो डिस्क्लेमर मेरे को दे देना इंपॉर्टेंट है कि म्यूचुअल फंड के अंदर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर वो 1.25 लाख तक का इनकम पर ईयर जो एग्जम्प्टेड है, जी जी, वो केवल इक्विटी म्यूचुअल फंड नहीं, इवन दूसरे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को मिलाकर भी 1.25 लाख तक है, उसमें फंड ऑफ फंड्स स्कीम क्वालिफाई नहीं करेगा। करेक्ट। क्योंकि इसकी कैटेगराइजेशन डेट की तरह मानी जाती है, या तो 35% नया जो 35 जो नया कैटेगराइजेशन जो नए जो कैटेगराइजेशन है उसके हिसाब से है। अब आते हैं सर, आपने फंड ऑफ फंड के बारे में पूछा। जी। आपने सर देखा होगा, आपकी पिछले 20 साल से ज्यादा की जर्नी हो गई, मेरी 20 साल की जर्नी हो गई इंडस्ट्री में। तो अब क्या है ना कि बहुत सारे प्रोडक्ट इंडस्ट्री के अंदर आ गए हैं। इवन मेरे फंड हाउस में अगर आप देखिएगा तो एक भरा पूरा बास्केट है। करेक्ट। तो जो एक म्यूचुअल फंड है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलप करती हैं, राइट, वो एक शॉपिंग मॉल की तरह हो गई हैं। ट्रू। आपको कुछ थीम चाहिए, आपको इक्विटी चाहिए, आपको डेट चाहिए, आपको हाइब्रिड चाहिए, इक्विटी में भी अलग अलग कैटेगराइजेशन है, तो ये एक शॉपिंग मॉल की तरह हो गया। तो फंड ऑफ फंड क्या है ना, आपके लिए एक रेडी शॉपिंग कार्ट है। रेडी शॉपिंग कार्ट की तरह फंड ऑफ फंड आपके लिए अवेलेबल है, और वो आपको देखना होगा कि कौन सा शॉपिंग कार्ट आपके लिए सुटेबल है। वेरी ट्रू। थोड़ा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सर, एक इन्वेस्टर के माइंड में क्लासिकल डिलेमास क्या है। एक तो क्लासिकल डिलेमा ये आता है कि मैं अभी इक्विटी खरीदूं कि डेट खरीदूं कि गोल्ड खरीदूं, कब मैं इक्विटी बेचकर गोल्ड खरीद लूं, कब गोल्ड बेचकर डेट खरीद लूं। एक क्लासिकल डिलेमा है। तो उसके लिए एक रेडी सॉल्यूशन क्या है,
फंड ऑफ फंड है। जैसे हमारे यहाँ मैं एक फंड बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल एसेट एसेट एलोकेटर है। एक क्लासिकल डिलेमा ये हो सकता है कि मैं लार्ज कैप खरीदूं, मिड कैप खरीदूं, स्मॉल कैप खरीदूं, कब खरीदूं, ये डिलेमा से बचना है तो वहां पर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स खरीद सकते हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के किसी भी स्कीम को खरीद सकते हैं, बिकॉज फ्लेक्सी कैप पूरे स्पेक्ट्रम को कवर कर लेगा और एज पर अपॉर्चुनिटी वो होवर करता रहेगा बिटवीन कैप्स। और हमारे यहाँ एक इंडिया इक्विटी एफओएफ भी है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड डिलेमा होता है कि मैं शॉर्ट टर्म फिक्स्ड इनकम का अगर इन्वेस्टर हो तो वो सोचता है मैं शॉर्ट टर्म में डालूं, मीडियम टर्म में डालूं, लॉन्ग टर्म में डालूं, कब मैं ड्यूरेशन घटाऊं, कब मैं एक्रूवल स्ट्रेटजी पर शिफ्ट हो जाऊं, कब मैं ड्यूरेशन स्ट्रेटजी पर शिफ्ट हो जाऊं। तो वहां पर भी एफओएफ सॉल्यूशंस भी हैं या डायनेमिक बॉन्ड फंड्स की कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। देन फोर्थ जो आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर है कि कौन से सेक्टर में पैसे लगाऊं। वेरी राइट। कौन से सेक्टर में पैसे लगाऊं, किस सेक्टर का टाइम अच्छा आने वाला है। तो उसके लिए हमारे पास थीमेटिक एडवांटेज फंड ऑफ फंड एक सॉल्यूशन है जहां पर कि आपको वरी फ्री रहना है कि कौन सा सेक्टर अभी अच्छा करेगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो इंडिवर है ना इस फंड का वो ये है कि आपको विनिंग सेक्टर के साथ रखना। ट्रू। एंड विनर कीप्स ऑन रोटेटिंग, तो होता सेक्टर रोटेट होते रहते हैं मार्केट साइकिल के अंदर, और ये फंड आपको उसी अकॉर्डिंगली जो अपॉर्चुनिटीज एराइज हो सकती हैं, जहां पर हमारा पॉजिटिव आउटलुक हो सकता है, वहां पर आपको सेक्टोरल पोजीशन या थीमेटिक पोजीशन दिलाकर रखेगा। ये थीमेटिक एडवांटेज फंड। सो नाइस, सो गुड टू। एक और मैं चीज जानना चाहूंगा, अपार्ट फ्रॉम दिस थीमेटिक एडवांटेज फंड एंड बाकी फंड्स के बारे में आपने चर्चा की, एज ए म्यूचुअल फंड हाउस मैं बात करूँ अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड इंडिया की है वो, और उसने कई सारे इनोवेशन बड़े अच्छे काम किया जी। गोइंग फॉरवर्ड आप लोग क्या क्या करने वाले, ये भी कुछ बता दीजिए। देखिए सर, हम लोगों ने जब से देखा है, जब से मैं हूँ इस कंपनी में, या मैं अपनी कंपनी को पहले से भी जान पाया हूँ, क्योंकि आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो उसके पास्ट को भी स्टडी करने का मौका मिलता है। तो हमने ये देखा है कि आईसीआईसीआई जो है वो बहुत सारे कंसेप्ट्स को मार्केट में लाने में पायनियर रही है। ट्रू। फर्स्ट एएमसी थी जिसने पीएमएस एआईएफ बिजनेस लेकर आया। करेक्ट। या हमने बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे स्कीम को किया। तो ये बिजनेस साइकिल को जैसे हम एक लेकर आए, स्पेशल सिचुएशन बेस्ड कोई फंड नहीं था तो हम इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड लेकर आए। तो हम कंटिन्यूअस जो इवॉल्विंग इन्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट का, उसको कैप्चर करने के लिए नए नए थीम एंड आइडियाज को लेकर आते रहेंगे। तो जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी एराइज होगी, जैसा टाइम आएगा और हमें रेगुलेटर से अप्रूवल मिलेगा, तो वैसे आइडियाज पर हम लोग स्कीम लेकर आएंगे। फंड ऑफ फंड में आने वाले टाइम में आप काफी इनोवेशन देखेंगे। राइट। वो बास्केट हमारा बड़ा होगा, वो है। और सर्टेनली कुछ नई नई थीम सर हमेशा इमर्ज होती रहती हैं, तो वो थीम्स के ऊपर भी हम लोग आगे फंड ला सकते हैं। अब थीम्स कौन सी इमर्ज होंगी वो अभी बताना तो मुश्किल, पॉसिबल नहीं है, और शायद आप बताएंगे, फिर रेगुलेटर उसको अप्रूव करेगा, उसके बाद पब्लिक डोमेन में वो चीजें आएंगी, तो वो आएंगी। तो आप पीछे का हिस्ट्री देखेंगे ना, तो आपको वो दिखेगा कि कब कैसे कैसे अपॉर्चुनिटी राइज हुई और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने किस तरह से स्कीम लॉन्च किया। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सर, और टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे 2018 में मैन्युफैक्चरिंग लेकर आए, वो उस समय मेक इन इंडिया था, उस समय पीएलआई आया भी नहीं था, शुरुआत हुई थी। बाद में पीएलआई की बाद में पीएलआई आया। फार्मा के 3 साल के रिटर्न्स निगेटिव थे, उस टाइम पर हम लोग फार्मा फंड लेकर आए। करेक्ट। हम लोग स्पेशल सिचुएशन बेस्ड कोई फंड उस समय अवेलेबल नहीं थे, तो हम इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड लेकर आए। तो हम लोग कंटिन्यूअस जो इवॉल्व आइडियाज के ऊपर काम करते रहते हैं, और जहां पर फिजिबिलिटी बनती है, जहां पर हमें हमारा इन्वेस्टमेंट टीम कन्विंस होता है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी उसको अप्रूव करते हैं, देन फिर रेगुलेटर से अप्रूवल आता है, तो उस तरह से हम लोग लेकर आते रहते हैं। नीरज जी, आपको भी तकरीबन 20 वर्ष हो गए इस इंडस्ट्री जी, राइट, और 20 वर्षों में आपने इंडस्ट्री को बदलते हुए देखा, और लगातार आप चूंकि ग्राउंड पे काम किया, लोगों के साथ मिले हैं, अपने ब्रांच लेवल पे लोगों से मिले हैं, अलग अलग ब्रांचेस में जाके डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेटर्निटी, एडवाइजर फ्रेटर्निटी, सबसे लोगों से आपने मिला, तो आपको क्या एक चेंज दिखा है अब तक, और आगे क्या देख रहे हैं आप? नॉट एज ए कंपनी, एज ए इंडिविजुअल में बात नहीं, मैं एज ए इंडिविजुअल में देखूं सर, तो पिछले 20 सालों में मैंने देखा है कि म्यूचुअल फंड एज ए प्रोडक्ट जी ने
एक्सेप्टेंस जो है वो गेन कर लिया है, करेक्ट। क्योंकि अब सभी लोग जानते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है, और उससे भी ज़्यादा लोग एसआईपी के बारे में जानने लगे हैं। करेक्ट तो करेक्ट। एसआईपी के थ्रू काफ़ी रिटेल पार्टिसिपेंट्स भी आने लगे हैं। तो मोर और लेस आप देखेंगे ना, तो धीरे धीरे ये जो म्यूचुअल फंड एज ए प्रोडक्ट वो कमोडिटाइज हो रहा है। वेरी करेक्ट। जैसे आज से सर 20 साल पहले, जब आपने बोला हाँ। मेरे को 20 साल पूरे हुए, कितने लोगों के हाथ में मोबाइल होती थी? शहर में एक मोबाइल का शॉप होता था। वेरी करेक्ट। मैं लखनऊ में था तो वहाँ एक ही शॉप थी जनपद में, और उसको पूरा शहर जानता था। करेक्ट करेक्ट। आज के दिन में क्या है कि आपको हर गली चौराहे पर एक मोबाइल की शॉप है। तो ये कमोडिटाइज होती चली गई। जैसे जैसे कमोडिटाइज होगा वैसे वैसे मार्केट एक्सपेंड करता जाएगा। करेक्ट। तो म्यूचुअल फंड का मार्केट काफी एक्सपेंड होता जा रहा है। और जब मैंने ज्वाइन किया था तो इंडस्ट्री यूएम तकरीबन 4 लाख करोड़ थी। अब 70 से ऊपर है। अब 70 लाख करोड़ के आसपास है, और अभी भी केवल 4% पॉपुलेशन जो है उसको एक्सेस है इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स का, या म्यूचुअल फंड भी उसी का एक पार्ट होगा। जी जी। तो ये अभी सर कई गुना बढ़ना है, ये कई गुना बढ़ना है। और म्यूचुअल फंड के अंदर आप देखेंगे जैसे जैसे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों के इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस भी अच्छे होंगे। क्योंकि सर देखिए, एक तो है कि मार्केट बढ़ने से पैसा आता है, करेक्ट। बट इसका उल्टा भी उतना ही सत्य है कि जैसे जैसे फ्लो आएगा वैसे वैसे मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। ट्रू ट्रू ट्रू। तो ये इंडस्ट्री को मैंने काफ़ी चेंज होते हुए देखा, और आगे मैं इसको मेनी फोल्ड बढ़ता हुआ देखता हूँ। बहुत ही सुंदर बात की नीरज जी। नीरज जी, आपसे बात करने पे तो वैसे हमेशा ही अच्छा लगता है, और खास के हम लोग समझते हैं कि जो जानकार लोग, जो इजीली एक्सेसिबल हैं हम लोगों के लिए, उसमें से एक आप हैं जी। जब भी कुछ समझने की ज़रूरत होती है तो सीधा आपको ही फ़ोन करता हूँ, और आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को। सो नाइस ऑफ यू। नीरज जी, कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे जो हम लोग की बात आज नहीं हुई, जिन बातों में से कोई और बात ऐड करना चाहेंगे अभी हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, मेरा ये है कि मैं उसी बात को दोहराना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड एक माध्यम है मार्केट लिंक्ड रिटर्न आपको डिलीवर करने का। जी। और चूंकि आज हम लोग एक इक्विटी बेस्ड एफओएफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको इक्विटी से ही कनेक्ट कर बताता हूँ कि इक्विटी का मार्केट ना शॉर्ट टर्म में हमेशा अनप्रेडिक्टेबल है। वेरी करेक्ट। और आप ना शॉर्ट टर्म में यू विल फाइंड इनफ रीजंस नॉट टू पुट मनी इनटू द मार्केट। ट्रू। कभी आपको दिखेगा कि मॉनसून अच्छा होने वाला है, नहीं होने वाला है, ये डाउट में रहेंगे आप। कभी सोचेंगे आरबीआई की तरफ से क्या पॉलिसी आने वाली है, बजट में क्या होगा, फेस्टिव सीजन कैसे गुजरने वाले हैं। कभी आपको जियोपॉलिटिकल टेंशंस दिखेंगे। तो वो तो एम्पल रीजंस है। लेकिन आप यहाँ से सीधा 5 साल का व्यू लो, तो आप देखोगे कि तब आपके दिमाग में ये चीजें नहीं आएंगी। तब आपके दिमाग में आएगी कि क्या इंडिया ज्यादा डेवलप हो जाएगा, करेक्ट, क्या रोड कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, करेक्ट, क्या एनर्जी इंटेंसिटी कंट्री की बढ़ जाएगी, क्या रेलवे का नेटवर्क बड़ा हो जाएगा, क्या ज्यादा से ज्यादा लोग एयर ट्रेवल एक्सेस करने लगेंगे, क्या आपके आसपास ज्यादा से ज्यादा लोग 4 व्हीलर यूज करेंगे। तो आपका जवाब हमें बदल जाएगा। वेरी ट्रू। तो आप ना लंबे समय के लिए पैसा डाल रहे हैं तो लंबे समय के व्यू से मार्केट को देखिए और तब आप इन्वेस्टमेंट का निर्णय लीजिए। तो ये चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। और पास्ट रिटर्न्स को एज ए रेफरेंस आप यूज करते हैं, ठीक भी है, बिकॉज फंड मैनेजर की कंसिस्टेंसी आपको कहाँ से पता चलेगी, करेक्ट, वो भी जरूरी है। बट इन्वेस्टर ऑफ टुडे विल नॉट मेक रिटर्न फ्रॉम द पास्ट। दिस इज अ वेरी फेमस कोट, मेरा नहीं है, हाँ, तो बट दिस इज अ वेरी फेमस कोट, एंड जो कि फैक्ट भी ये है, फैक्ट भी है, ये फैक्ट भी है। तो आप जो है जिस फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स का आप हेल्प लेते हैं उनकी बातों को सुनिए और समझिए, बिकॉज जो फंड मैनेजर्स हैं या फंड मैनेजर्स और एक इन्वेस्टर के बीच में आप जैसे फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, वो जो भी रिकमेंडेशंस करते हैं वो प्रोग्नोसिस के बेसिस पर करते हैं कि आगे क्या हो सकता है, जबकि इन्वेस्टर केवल डायग्नोस्टिक देखता है। तो तो मैं ये बोलूँगा कि आप अपने जो जिस भी प्रोफेशनल का आप हेल्प लेते हैं उन पर ट्रस्ट करिए, और वो चूंकि इस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं तो वो शायद सही फंड मैनेजर का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो उन पर ट्रस्ट करिए और
उन 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 उनके साथ बने रहिए। और अब आपके लिए तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 20 साल में तो आपके पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स जी होंगे। जी, करेक्ट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एक लंबी हिस्ट्री होगी, एक जी लंबी जी लिस्ट होगी जी सक्सेसफुल जी इन्वेस्टर्स जी की। जी। तो वो भी आप भी मतलब लोगों को कोट कर सकते हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं नीरज जी, आप बहुत सही कहा आपने कि लोगों की आदत होती है ऑलवेज बैक मिरर देखने के लिए ड्राइविंग के वक्त, मगर काम ऑलवेज आता है फ्रंट फ्रंट, देखने से, यस। राइट। बैक मिरर अच्छा है, बीच बीच में देख लीजिए, मगर अल्टीमेटली आप ड्राइविंग जब कर रहे हैं तो आगे की तरफ देखिएगा, नज़र टिकाए रखिएगा, तो ही आप सक्सेसफुल ड्राइविंग कर पाइएगा और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाइएगा। जी नहीं तो सिर्फ बैक देखते रह जाइएगा तो फिर आप कुछ बढ़ नहीं पाएगा। दूसरी जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही कि थोड़ी फियर और थोड़ी कंफ्यूजन तो ऑल वक्त एवरी टाइम रहा है और आगे भी रहेगा। जी, ये मार्केट हमेशा जो दिखाया कि वॉलेटिलिटी तो रहेगा ही रहेगा, बिल्कुल अभी तक देखा हमने और आगे भी देखेंगे। बिल्कुल। हम गारंटी की तलाश में रहते हैं, वो पॉसिबिलिटीज तो है नहीं, जी प्रोबेबिलिटी क्या है उस पर अगर फोकस कर लेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। सो थैंक यू नीरज जी, आपसे बात करके, आपसे मिलकर सचमुच हमेशा अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सेम थैंक हियर यू। सर, एंड इट वाज माय प्लेजर। मैं एक और बात जस्ट ऐड करूंगा, बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, मैं अपने तमाम दर्शकों से चाहूंगा और कहूंगा कि भाई म्यूचुअल फंड के बारे में, चूंकि फंड्स के बारे में आज चर्चा हुई है, अगर आपको ये फंड समझ में आता है तो पहले आपको खुद इसकी ड्यू डिलीजेंस करनी चाहिए, क्योंकि ये बातें एक इंफॉर्मेशन के माध्यम से हुई है, इंफॉर्मेशन देने के लिए हुई है, मगर आपको समझना है कि आपके लिए फंड्स या इस तरह के फंड्स कितने सुटेबल हैं। या तो आप खुद करें या जिस भी फाइनेंशियल प्रोफेशनल के साथ आप जुड़े हुए हैं उनसे बात करें, इसके रिस्क को भी समझें, क्योंकि बहुत ही हाई कैटेगरी, वेरी एग्रेसिव फंड कैटेगरीज में फंड ऑफ फंड की जिसकी हम लोग बात किए, थीमेटिक एडवांटेज की, हाई रिस्क कैटेगरी की फंड्स हैं। तो आप अपनी सुटेबिलिटी, अपनी टाइम होराइजन, सारी चीज को देखने के बाद ही निर्णय लें। रिस्क कैटेगरी को आप देखें तो इसके लिए आप रिस्कोमीटर को रेफर करिए। ये फंड से रिलेटेड जो की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम है और इससे रिलेटेड जितने भी ब्रोचर्स हैं उसमें रिस्कोमीटर दिया हुआ है, जहां से आप इसकी रिस्क कैटेगरी को समझ सकते हैं। और ये बात को हमेशा ध्यान रखें कि म्यूचुअल फंड निवेश जो है बाजार जोखिमों के अधीन है, और इससे जुड़े दस्तावेज को आप जरूर रेफर करें किसी भी निवेश निर्णय को लेने के पहले। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।